फ्रेंड्स, सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ। आज हम लोग जिस समय में रह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का समय है। आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी समय समय पे चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। We are living in an age of digital technology and we use this technology in our daily lives. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हमने बनाया हुआ है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आप लोग पढ़ रहे हो। तो डेली लाइव्स में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ कनेक्ट रहने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टू वॉच मूवीज़ देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेब सीरीज़ देखने के लिए। टू लिसन टू म्यूज़िक, गाना.com, सावन, ये सारी जो भी एप्लीकेशन से उसके जरिए हम लोग गाना सुन सकते हैं। टू नेविगेट अवर वे वाइल ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स, जब भी कोई रास्ता पता नहीं होता है तो गूगल मैप के जरिए हम लोग रास्ता ढूंढते हैं। टू ऑर्डर परचेज गुड्स, हम लोग गुड्स परचेज करने के लिए ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। टू पे अवर बिल्स, हम लोग बिल्स पे करते हैं ऑनलाइन, रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन। टू बाय टिकट्स हम ऑनलाइन बाय करते हैं। फॉर मेनी मोर पर्पजेज। तो आज के समय में हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका पढ़ाई में भी इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ, हम कर ही रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन। हाँ, ये बात अलग है कि एजुकेशन के लिए कितना कर रहे हैं और दूसरी बातों के लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं और इसके लिए करें वही सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी का समय है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है और चेंज होगी। चेंज इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में दो चीज़ें ऐसी है जो परिवर्तित होती ही रहती है, चेंज होती ही रहती है। एक है ह्यूमन नेचर और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये कभी भी स्टेबल नहीं रहते। ह्यूमन नेचर भी चेंज होता रहता है और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। इसीलिए अब जो यहाँ टॉपिक है, जो 3 लाइन में आपको समझाऊंगा, ये सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, नहीं, ये हर एक इंसान के लिए समझना ज़रूरी है। जो मैंने 2 बात बोली कि साइंस, जो टेक्नोलॉजी है और जो ह्यूमन नेचर है, वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए हर एक इंसान को भी अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, थोड़े दिन में उसका अपडेट आ जाता है और जब अपडेट आता है तो उसमें नए फीचर्स आते हैं। थोड़े दिन में आप उस फीचर के साथ फेमिलियर हो जाते हो, फिर वही फीचर्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। वैसे ही हमारे साथ है कि समय के साथ हमें भी खुद को अपडेट रखना होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है। कैसे? अब हम लोग उसको प्रूव करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सबसे पहला तो अगर आपको कोई पूछे कि वाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड हाउ इट इज़ प्रूवन, कि इकोनॉमिक साइंस क्यों है और कैसे है इकोनॉमिक साइंस, तो दोस्तों आपने साइंस पढ़ा होगा। साइंस में रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो, पहला सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, साइंस में रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। साइंस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस जो पूरा सब्जेक्ट है ना, वो उसको बोलते हैं कार्य कारण का संबंध, जिसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके ऊपर निर्भर है। अगर कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक न्यूटन ने एक प्रिंसिपल दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने एक ढूंढा था जिसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मान लो कि कोई चीज़ हम लोग छोड़ते हैं ऊपर से तो वो नीचे जाएगी, वो इफेक्ट आया है। अब वो क्यों इफेक्ट आया है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो इफेक्ट है उसका कोई ना कोई कारण होता है। वैसे इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका मतलब ये है इफेक्ट आया, डिमांड बढ़ी। पर डिमांड क्यों बढ़ी? तो जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस कम हुई, इसके लिए डिमांड बढ़ी। डिमांड कम हुई, क्यों डिमांड कम हुई? तो उसका कारण है कि प्राइस बढ़ी, इसलिए डिमांड कम हुई। तो
मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंस के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स के भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है. साइंस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. साइंस जो है वो हमें नॉलेज देता है, इकोनॉमिक्स भी हमें नॉलेज देता है. साइंस टीचेज वन टू नो, इकोनॉमिक्स ऑल्सो टीचेज वन टू नो. साइंस हमें ये नॉलेज देता है अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, और इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम को समझाता है और उसके बारे में नॉलेज देता है. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और नॉट, तो यस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिकॉज साइंस टीचेज वन टू नो, इकोनॉमिक्स ऑल्सो टीचेज वन टू नो. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट. इकोनॉमिक्स एक कला है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? आर्ट इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग नॉलेज. आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज हो, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो नॉलेज कुछ काम का नहीं है. आज कितने एडवांस मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो फिर हम लोग जब भी हमारे घर पे फंक्शन होता है तो हम लोग क्यों नहीं हमारे मोबाइल से ही उसका शूट कर देते हैं या उसके फ़ोटो खींचते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता है जितना फोटोग्राफ़र के पास नॉलेज होता है. इसलिए हम फोटोग्राफ़र की मदद लेते हैं, और फोटोग्राफ़र सिर्फ अच्छे फ़ोटो ही नहीं खींचता है, लेकिन उसके बाद उसका जो नॉलेज होता है वो एडिटिंग करने में उसको अप्लाई करता है. तब जाके हमारे फंक्शन का जो भी एल्बम होता है या जो भी वीडियो शूट होता है बहुत अच्छा बनता है. अगर मान लो फोटोग्राफर के पास नॉलेज है लेकिन उसने अपना नॉलेज अप्लाई नहीं किया, और अगर उसने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किए या अच्छा वीडियो शूट नहीं किया, तो उसकी क्रिटिसिज्म होगी. इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में नॉलेज ही इम्पोर्टेंस नहीं है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और नॉलेज का इम्प्लीमेंट होना, इसी को हम बोलते हैं आर्ट. तो इकोनॉमिक्स नॉलेज तो देता है कि कैसे गरीबी कम की जा सकती है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम की जा सकती है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट, बिकॉज आर्ट टीचेज वन टू डू, इकोनॉमिक्स ऑल्सो टीचेज वन टू डू. तो दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी. ये सबको जानने के लिए ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप 12th कॉमर्स में पढ़ते हो तो आपको जानना है. इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, और इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस विच इवॉल्व्स एवरी डे as the behavior of human beings, society and state changes with the time. ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, मानव, सोसाइटी मतलब समाज, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सबका बिहेवियर समय के साथ चेंज होता है. मैंने अभी आपको बोला कि यही बिहेवियर को समझना है, और ये समय समय पर हर एक का बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि दो चीज़ें परमानेंट नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, एक ह्यूमन बिहेवियर और दूसरा टेक्नोलॉजी. हैंस people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves. हमें जो भी हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हमें हमारी लाइफ में या तो एक्सपर्ट्स को या तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. themselves by the day, समय समय पर हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. हर रोज़ हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और ये अपडेट करने में हमें कौन मदद करेगा? एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू कॉप अप. ये बदलाव लाने में हमें टेक्नोलॉजी मदद करेगी. तो आपको आज समझ में आया होगा, ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और ये अपडेट करने में टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो. कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इकोनॉमिक्स के स्टडी में हमें यूज़फुल है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में. दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा. और अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय सिया राम.